किस 100 क्वेश्चन किस तरीके से थे? रिकॉर्डिंग कर लो आराम से। हाँ करो रिकॉर्डिंग इसकी। हाँ गुड। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने जो क्वेश्चंस किए थे। हाँ हाँ नहीं करो। यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस को अपन लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स डैश यू वर्क हार्ड। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आपका लिया गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका कंजक्शन के पार्ट में से लिया गया था। अब कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो शब्द होते हैं जिनके द्वारा दो शब्दों को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ा जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? कंजक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस बात को समझते हैं कि कंजक्शन का मतलब होता है वो सभी शब्द जिनके द्वारा दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को आपस में जोड़ा जाए। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है अलग अलग तरीके से, तो मैं बताना चाहूंगा अनटिल का यूज और अनलेस का यूज। मोस्टली कई बार कंफ्यूजन होती है, ये समझ में नहीं आता कि सब कब तो अनटिल का यूज करेंगे और कब जो है अनलेस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनटिल का यूज जो है वो होता है टाइम के लिए, जबकि अनलेस का यूज हम करते हैं जनरल सेंस में। जब भी हम बात करेंगे जनरल सेंस की तो उसमें हम अनलेस का यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स डैश यू वर्क हार्ड। जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो हार्ड वर्क करने का कोई भी टाइम जो है वो श्योर नहीं है। तो जब टाइम की बात नहीं हो, यानी कि जब यहाँ पे टाइम डिनोट नहीं हो, वहां हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो होगा अनलेस। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका अनलेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही विल नॉट स्टडी हिज एनुअल एग्जाम स्टार्स। अब देखिए एनुअल एग्जाम स्टार्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम जो होता है, या फिर एग्जाम की बात की जाए, सर्कुलर की बात की जाए, या फिर किसी भी प्रोग्राम की बात हो, या फिर हम किसी भी प्रोग्राम की बात करें, ये सारी की सारी चीजें किसको रिफ्लेक्ट करती है? टाइम को बताती है। ये सारी चीजें किसको बताएगी? टाइम को बताएगी, समय को बताएगी। तो समय के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? समय के लिए अनटिल का यूज करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा अनटिल, और हम इसमें अनटिल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर होगा अनटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ से। अब हम यहाँ पे बात करें कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, या फिर अगर बात की जाए रियल फैक्ट्स की, तो देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ या रियल फैक्ट जो होते हैं वो शब्द जो ऐसे सेंटेंस जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो बात कल थी वो आज भी है, आगे भी रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो हमेशा सत्य होते हैं। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज किया जाएगा तो सेंटेंस में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इसमें कभी भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें है गीता। तो गीता के आगे द लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स में जो एपिक्स होते हैं, जो किताबों के नाम होते हैं, जो महाकाव्य होते हैं, जो पुरानी किताबें, रिलीजियस जो बुक्स होती है, उनके नेम के आगे हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। तो गीता जो है वो क्या है? कहती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सेज का यूज करेंगे। कारण क्या है? यहाँ पर हमेशा हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा।
हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, या हम इसके अंदर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम किसका यूज करेंगे, हम लिखेंगे द गीता सेज लिखेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें है, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, थर्ड में है डी। ओके, आई होप सभी लोगों के सही हुए होंगे, सब लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सभी के सही होंगे। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डैश सॉन्ग्स इज कॉल्ड ए सिंगर, एक व्यक्ति। अब एक बात को समझिएगा कि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, ए पर्सन। अब ए पर्सन के बाद में यहाँ हम लिखते हैं हु। अब WH वर्ड से पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है दैट इज द सिंगुलर, वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम किसका वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में क्या लिखेंगे, एस या ईएस का यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंग्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता पीपल, तो पीपल वर्ड यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हु का। तो देखिए हु से पहले क्या लिखा हुआ है, पीपल। पीपल वर्ड यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद में हमेशा अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंग होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ए पर्सन लिखा हुआ है, उसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। देखिए गोल्ड क्या होता है, एक प्रीशियस मेटल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में आप ये समझिए कि अगर कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हम इज का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर का यूज होता है। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हम किसका यूज करेंगे, या तो इज का यूज किया जाएगा या फिर आर का यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना है, इज जो होगा वो सिंगुलर में यूज होगा और आर जो है वो प्लूरल में यूज होगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसका जो है यूज करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, मॉडल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जब भी मॉडल्स की बात की जाएगी तो देखिए मॉडल्स में विल और शैल का यूज किस तरीके से होगा, आइए जरा इसको समझते हैं। नॉर्मली अगर ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर हमारी कहती है कि आई और वी के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, अगर बात की जाती है डिटर्मिनेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा डिटर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ में हमेशा विल का यूज करते हैं, और बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आई और वी है तो आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करते हैं अगर डिटर्मिनेशन है। सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी हाउ लिखा हुआ है। तो जब एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी सूरत हाल में,
तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आई के साथ में विल का यूज करेंगे, और विल शैल के बाद में हमेशा V1 का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी, और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में जीरंड, मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बताया था, जीरंड का कॉन्सेप्ट बताया था। तो जीरंड का मतलब क्या होता है, जीरंड का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें अपन किसका यूज करें, आईएनजी का यूज करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम किसका यूज करें, आईएनजी का यूज करें, और उससे सेंटेंस शुरू हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरंड कहते हैं। जीरंड के बाद में हमेशा अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज कॉल्ड द इज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है वॉक, तो वॉक में क्या लिखेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। उसके बाद हम लिखेंगे इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर आप ये समझिएगा कि वॉकिंग जो है दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज टाइम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, इफ ओनली डैश आई मैनी बुक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी भी सेंटेंस में अगर इफ आ जाए और यहाँ पर लिखा है इफ ओनली, तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों किसका यूज करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इफ ओनली अगर लिखा हुआ है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में देखिए आई वर मैनी बुक्स कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड होगी, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा हैड। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो आंसर होगा वो हैड होगा। क्वेश्चन 9 है, इट इज टाइम वी। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि किसी भी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग जो है उसमें लिखा हो कि इट इज टाइम, ध्यान दीजिएगा काफी अच्छा सेंटेंस है। अगर यहाँ पे लिखा है इट इज टाइम, या फिर लिखा हुआ आता है इट इज हाई टाइम, अगर लिखा है इट इज हाई टाइम, इसके बाद में हमेशा V2 का यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो हमारा सेंटेंस है इट इज टाइम वी स्टार्टेड, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीसियस मेटल। देखो गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, दो अलग अलग नाउन है। जब दो अलग अलग नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा, और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, यहाँ इज का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, वन मस्ट ओबे। अब देखिए वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट आपका वन लिखा हुआ है तो वन का मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। तो यहाँ पर हम ना तो इसको ही बता सकते ना इसको शी बता सकते, तो इसका जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा वंस होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वंस का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 11th में हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। हम यहाँ पर लिखेंगे वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, फायर एंड वाटर डैश एग्री। देखिए फायर एंड वाटर ये एक प्रकार का प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स में क्या होता है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक कंबाइंड के रूप में एक साथ जो है वो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं टाइम एंड टाइड, हम बोलते हैं टू एंड टू बोल सकते हैं, हैमर एंड नेल बोल सकते हैं, राइस एंड करी बोल सकते हैं। ये सभी जो शब्द होते हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कपल ऑफ वर्ड्स बोलते हैं।
तो ऐसे शब्द जो कि पेयर होते हैं, जो एक साथ यूज किए जाते हैं, वो हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। और उसमें हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेगेटिव में हम डज नॉट का यूज करेंगे और पॉजिटिव में हम इज का यूज करते हैं। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखिए, कोशिश करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए। वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, काफी अच्छा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस के आने की काफी उम्मीदें हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वो शब्द जो एक साथ एक समूह में आते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम एंड टाइड, तो टाइम एंड टाइड जो है वो एक ही शब्द कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिखा टू एंड टू, हम लिख सकते हैं राइस एंड करी। हमने लिखा राइस एंड करी, एंटर एंड एग्जिट। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एग्जाम में सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ आता है कि टाइम एंड टाइड, तो यहाँ पर देखिए अगर वर्ब लिखा हुआ है वेट और यहाँ पे लिखा है फॉर नन, तो अब आपका आंसर हो जाएगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? वेट्स का यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है टू एंड टू, इसके बाद में लिखा है मेक ए फोर। तो देखिए टू एंड टू जो है ये सिंगुलर होगा, पेयर ऑफ वर्ड है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे? मेक्स का यूज करेंगे। अगर गलती से आपने यहाँ पर मेक लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा? मेक्स लिखना होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं जिसमें अपन देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों? सिंगुलर होते हैं और इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आरपीएससी के पिछले एग्जाम में भी इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो संभावना है कि अब जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है द पीएम ऑफ इंडिया डैश टू नेपाल नेक्स्ट डे। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सर राइट हैंड पढ़ी के साथ में क्या आएगा? ईज आएगा या आर आएगा? इज आएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है राइस एंड करी और यहाँ पे लिखा है इज या आर और उसके बाद है माई फेवरेट फूड।
तो देखो राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड होगा, आर का यूज नहीं कर सकते, हम लिखेंगे राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। तो वैसे तो क्या दो अलग अलग नाउन है, लेकिन इनका यूज एक साथ होता है, तो इन्हें अपन बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक साथ काम आते हैं, जो एक पेयर के रूप में होते हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, और उसमें हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए अपन इसमें किसका यूज करेंगे, इज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? Sir, what is the correct answer for question 12? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डज नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो यहाँ पर ये प्लूरल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखो रूल क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है, या फिर इंफॉर्मेटिव न्यूज, ये हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है। ये हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है। इस बात को आप समझिएगा, न्यूज़पेपर हेडलाइन जो होती है वो किस में होगी, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, द पीएम ऑफ इंडिया। द पीएम ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री डैश टू नेपाल, और उसके बाद में लिखा हुआ है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये जो है वो एक प्रकार की इंफॉर्मेटिव न्यूज है। पीएम ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति है, यूनिक पर्सन है, इसीलिए इसमें हमेशा किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। नंबर 1 रूल, किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नंबर 2 रूल, जब भी हम एक नाउन को ऑफ के द्वारा, इसको ऑफ नहीं बोलते ऑफ बोलते हैं, दूसरे नाउन के साथ में ऐड किया जाता है, तो हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है राजस्थान। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको ऑफ के द्वारा जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो मुझे यहाँ पे द का यूज करना होगा, मुझे यहाँ पे किसका यूज करना होगा, द का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंसिपल, और उसके बाद में लिखा हुआ है कॉलेज, तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज का यूज कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर किसका यूज करना होगा, द आर्टिकल का यूज करना होगा। तो एक तो इस रूल को आप याद रखिएगा कि द आर्टिकल कब कब आएगा। तो नंबर 1 हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब दो नाउन आपस में द के द्वारा जोड़े जाएंगे, तो वहां हम द का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, चाहे नेक्स्ट डे लिखा हुआ आ जाए, या फिर मान लीजिए टुमारो शब्द लिखा हुआ आ जाए, या अन्य कोई भी आ जाए, इन्हें हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो हमेशा ये समझिएगा कि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बात तो फ्यूचर की कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट में लिखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब जो है वो फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, देखिए वर्ब आपको दी हुई थी इसमें गो, तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में हम ई और एस का यूज करेंगे। गो में तो क्या हो जाएगा, गोज होगा। हमारा आंसर होगा द पीएम ऑफ इंडिया गोज टू नेपाल। अगर किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर विल गो लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। इसमें हमेशा किसका यूज करेंगे, गोज का यूज करेंगे। कारण क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, गोज का यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लास्ट ईयर।
दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट ईयर की बात की जाए या पास्ट की बात की जाए तो V2 का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सी ऑप्शन, फेल्ड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, फेल्ड। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी, हमें समझना होगा कलेक्टिव नाउन को। पहले इस हेडिंग को भी हटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है वो सभी शब्द जिनका यूज हम कलेक्शन के रूप में करते हैं, कलेक्टिव के रूप में करते हैं। ऐसे शब्द जो कि एक साथ यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और सिंगुलर जब नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होती है। तो जब भी हम इसका यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन का तो ये सिंगुलर नाउन होगा। और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी किसकी होगी, सिंगुलर की वर्ब होती है। अब देखिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे अगर अपन ने लिखा यहाँ पर सोसाइटी, कमेटी, ठीक है, सोसाइटी, कमेटी, ट्रुप, जूरी, लाइब्रेरी, असेंबली, गार्लैंड, टीम, क्लास, एसोसिएशन, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कमेटी और उसके बाद में लिखा है इज या आर, और यहाँ पे लिखा है टेकिंग ए एन डिसीजन, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कमेटी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। कमेटी इज टेकिंग अ डिसीजन, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, कमेटी इज का यूज होगा। काफी अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर अगर क्या लिखा हुआ आ जाए, डिवाइडेड लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है सेपरेटेड, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड, अगर यहाँ पे लिखा होता है सेपरेटेड, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है प्लग्ड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पे किसका यूज होगा, प्लूरल का यूज होगा। कारण क्या है कि आपने जो है कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, प्लग कर दिया, अलग अलग भागों में इसको हटा दिया। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, यहाँ पर इज का यूज नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑन दैट डे, सॉरी, तो दैट डे यहाँ पे क्या है, पास्ट को बता रहा है, इसका भी ध्यान देना होगा। ऑन दैट डे लिखा हुआ है तो दैट डे किसको बताएगा दोस्तों, पास्ट को बताएगा। तो पास्ट है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप वर का यूज करना, अगर जल्दबाजी में आपने आर लिख दिया है तो आर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दैट डे भी लिखा हुआ है। दैट डे जो है वो पास्ट को बताएगा, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वी शेयर ए रूम व्हेन वी वर इन होटल।
हॉस्टल। तो यहाँ पर देखो पास्ट हैबिट की बात बता रहे हैं। पास्ट हैबिट के लिए हमेशा यूज्ड टू का यूज करते हैं या फिर हम जो है वुड का यूज करेंगे। तो या तो यूज टू का यूज होगा या वुड का यूज होगा, इसीलिए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई विश आई डैश विथ हिम। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आई विश आ जाए, आई फील आ जाए, तो ये होते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। काफी अच्छा रूल है ये, एग्जाम में आ भी सकता है। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो कभी हो नहीं सकती, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस को इमेजिनेटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। इमेजिनेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और यहां पर हम इसको अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस को हम अनरियल पास्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि यहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं, उसके बाद में V1 का यूज होता है, इफ का यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हमेशा वर का यूज होता है, उसके साथ में हमेशा किसका यूज होगा, वर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा है कि शी वुड फ्लाई, सेंटेंस अपन ने लिखा शी वुड फ्लाई, और यहाँ पे लिखा है इफ, और देखिए क्या लिखा अपन ने, शी। अब ऑप्शन में अगर इज, आर, वाज, वर लिखा है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है शी वुड फ्लाई, वो जो है उड़ती, अगर वो यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में देखिए वुड के बाद में किसका यूज हो रहा है, फ्लाई का। फ्लाई यहाँ पे क्या है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर देखिए किसका यूज हो रहा है, इफ का। तो इफ के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर, शी वर। और यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, अ बर्ड का यूज करेंगे, ए बर्ड। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ए, यहाँ पर हम वर का यूज करते हैं। अब देखिए इसी का जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर ये कहता है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट है। यहाँ पर ये कहता है कि अगर सेंटेंस में लिखा है आई विश, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ आ जाए आई फील, आई डिजायर, इन सभी के बाद में हम सब्जेक्ट में वर का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, आई विश, आई फील, आई डिजायर। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी वर्ब इस तरीके से आ जाए, ये यहाँ पर ये किसको बता रहा है, अनरियल पास्ट को बता रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर और आफ्टर या व्हेन का भी यूज हम कर सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर आफ्टर व्हेन की बात की जाए, तो देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट है, अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा।
और यदि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रूल काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर के बाद में क्या लिखा हुआ है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई स्विम बेटर देन ही। कंपैरेटिव की जा रही है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ही के साथ में डज का यूज होगा। हम इसमें लिखेंगे बी ऑप्शन इज और आंसर। तो 19th का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद है, हाउ डैश मनी डिड दे स्टील। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए जहां पर नंबर शो नहीं हो सकता वहां पर हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप। Yes, sir. ओके। देखिए मैनी जो है उसका हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल, प्लूरल नाउन के लिए, और मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए। अगर यहाँ पे लिखा है हाउ और हम लोग लिखते हैं रुपीज, तो देखिए रुपीज यहाँ पे क्या है, काउंटेबल है और एक से ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर यूज करना होगा मैनी का। मैं लिखूंगा हाउ मैनी रुपीज। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हाउ और मैंने यहाँ पे लिख दिया मनी, तो मनी यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। तो मनी के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा मच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ मच मनी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि फ्यू जो है वो भी न्यूमेरिक है और ए लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस में है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 21 है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डैश ऑन एवरीथिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये। यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट वन ऑफ दोज। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक रूल बताया था, ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। हु डैश ऑन एवरीथिंग। अब देखिए हु से पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज लिखा हुआ है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु। तो हु से पहले जो एंटीसीडेंट है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो अब आप देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बिलीव का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जो V1 है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल वर्ब। वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर वर्ब। उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट में अगर एस ई एस है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, राइट में एस ई एस, दैट इज कॉल्ड द राइट्स। तो राइट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब है।
राइट्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है। उसी तरीके से गो में एस या ईएस लिख दिया तो क्या बनेगा, गोज बनेगा। दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर वर्ब, उसे अपन क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अगर कहा जाए राइट, गो, रीड, ड्राइव, ये सारी वर्ब जो होती है वो आपकी क्या होंगी, प्लूरल वर्ब होती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो हु से पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु से पहले प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और उसके बाद में लिखा है इज या आर कमिंग टुडे। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताएं इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है मेरे दोस्तों में से कोई एक। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में इस तरीके से लिखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और उसके बाद में लिखा हुआ आ गया हु, तो फिर क्या होगा, वही ऊपर वाला रूल जो भी अपने पढ़ा था वही फॉलो करेंगे। हु से पहले देखो क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये पूरा काउंट नहीं होगा, इसमें हु नहीं था, इसमें हु है। जब हु होगा तो ये वाला नियम काम आएगा, जब डब्ल्यू एच वाले शब्द होंगे तो ये रूल काम आएगा। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है या फिर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, दैट का भी यूज नहीं हो रहा, तो भी अपन क्या करेंगे, इस का यूज करेंगे। अब देखिए हु लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे किसका यूज करना होगा, आर का यूज करना होगा। हम लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर कमिंग टुडे, हु आर कमिंग टुडे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको यहाँ पे इनका ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो उससे पहले आपको देखना है एंटीसीडेंट क्या लिखा हुआ है। तो हु से पहले लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हु से पहले फ्रेंड्स लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो है वो पूरा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मैनी फ्लावर्स ब्लॉसम इन डेजर्ट। तो देखिए फ्लावर्स प्लूरल है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डेजर्ट से पहले दा का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 100 पैसा, 100 पैसे मेक्स डैश रुपी, तो मेक्स ए रुपी, तो रुपी जो है वो सिंगुलर है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल का। सो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए। मे बी इट कैन बी इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है एग्जाम में। देखिए आर्टिकल इज ए गुड क्वेश्चन, गुड कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल में डेफिनेट इंडेफिनेट दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, ए का यूज करना, एन का यूज करना और दा का यूज करना। सिंपल अपन देखते हैं एन का यूज कहाँ का होता है, बिफोर वोवल साउंड्स एंड लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन, वोवल साउंड्स, वोवल लेटर्स, लेटर्स कौन कौन से, ए, ई,
IOU। इनसे पहले हमें किसका यूज करना होता है? एन का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एन, ऑरेंज, एयरबॉक्स, एप्पल वगैरह वगैरह। और देखिए यहाँ पर जैसे अगर लिखा है ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट बॉय, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो किसका होगा? ऑ का होगा। तो यहाँ पर ये जो है हिंदी में वॉवल है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एक तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। वॉवल साउंड्स एंड लेटर्स से पहले एन का यूज करेंगे। अब देखिए ए का यूज कहाँ होगा? ए का यूज हो जाएगा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए, स्कूल, टेबल, लाइब्रेरी, इनसे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? ए का यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर लिखा है यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूरो, यूरोपियन बॉय, तो इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, क्योंकि साउंड देखिए ये किसका आ रहा है? ये का। ये जो है वो क्या है? ये का साउंड आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या होता है? कॉन्सोनेंट होगा। तो कॉन्सोनेंट से पहले अपन किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। दा का यूज अपन करते हैं यूनिक थिंग्स से पहले, या फिर बिफोर। और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जो आप सभी जानते हैं कि रिवर्स के नाम से पहले, फेमस फॉन्ट्स के नाम से पहले अपन किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इस तरीके के रूल्स हैं। तो ये आपका ए और एन दा का यूज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पे लिखा है मेक्स अ रुपी। तो अ जो है वो सिंगुलर को बताएगा, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ में अपन किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन हम साउंड्स का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड ए रुपी। नेक्स्ट है ऑलिगरी इज डैश द रूल ऑफ द मैनी बाय द फ्यू। इसमें डी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 25 कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्वेश्चन 26 है टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन ब्लैक बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर है इसमें अपन लिखेंगे अ टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी। तो देखो टीचर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ऑन दी ब्लैक बोर्ड होगा, टीचर से पहले भी द आएगा, सी ऑप्शन होगा इसमें आंसर। यहाँ पर है क्वेश्चन 27 द गर्ल, इसमें बी आंसर हो जाएगा अपना, गर्ल हु स्टूड फर्स्ट वाज गिवन अ प्राइज। क्वेश्चन 28 है, तीनों में द का यूज होगा। हिमालय से पहले द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा, वर्ड से पहले भी द का यूज होगा। क्वेश्चन 29 है द स्ट्रगल, देयर इज स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट का यूज होगा। देखिए हैव्स और हैव्स नॉट को बोलते हैं रिच एंड पुअर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्वेश्चन 30 है मोर मैरियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आ रही है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज होगा। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं, काफी सारे रूल्स हैं।
तो अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बाकी हमारे वीडियोस में आप इजीली देख सकते हैं, नोट्स वगैरह में है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, द मोर द मैरियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, इंग्लिश इज स्पोकन बाई इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे पहले तो क्रॉस आएगा। लेकिन दूसरा जो इंग्लिश है वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, इट इज टाइम वी स्टार्ट इट। तो देखिए ये जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये तो आर्टिकल का रूल हमारा हो गया, क्लियर है ना। देखिए हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटेंस में लिखा है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इसके बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। यानी कि कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट। किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, राइट। तो देखिए सिंपल पास्ट में किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा। नेक्स्ट है इट इज गुड। क्वेश्चन नंबर 33 है, 32 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 33। इट इज गुड टू पुट असाइड डैश टाइम इन ए डे टू एक्सरसाइज। सम टाइम आएगा, कुछ समय की बात की जा रही है। 34 है ही प्लेज, इसमें ए ऑप्शन होगा नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि दोनों के लिए अपन किसका यूज करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई हाउस इज द डैश। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं अपने बताया था, द आर्टिकल का यूज कब कब होगा, द आर्टिकल का यूज के लिए एक रूल आता है, दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो द का यूज हम कब करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में करेंगे। तो देखो तीन तरीके की डिग्रीज होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लिखते हैं हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, तो कौन सी डिग्री आएगी, ओल्डेस्ट आएगी। विलेज के लिए एल्डेस्ट हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो दो चीज होती है, अगर मैं बात करता हूँ एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट का यूज तो होता है किसी भी व्यक्ति की एज की बात की जाती है, और यहाँ पर ये यूज होता है पर्सन के लिए। लेकिन जब ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये किसी भी वस्तु के लिए यूज हो सकता है, या किसी प्लेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, विलेज एक जगह का नाम है, तो इसीलिए पर इसमें किसका यूज करेंगे, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। 36 है देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द ग्लास। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए मच का यूज करेंगे, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मच। क्वेश्चन 37 हमारा है, by 2020 robots dash many of the jobs that people do today।
तो यहाँ पर देखिए बाई 2020 फ्यूचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो रोबोट्स के लिए विल हैव आएगा और उसके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेक, टुक, टेकन, तो टेकन थर्ड फॉर्म है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता है कुणाल वेंट एट हिज हाउस वेयर डैश पर्सन वाज प्रेजेंट। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार इस प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स को क्रिएट होती है। देखिए कई बार जो है इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैनी का यूज है, अगर मैनी का यूज हो रहा है तो मैनी के बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगर मैनी का यूज है, फ्यू का यूज होता है, ऑल का यूज है, सेवरल का यूज हो, ठीक है, अ फ्यू का यूज हो, उसके बाद में हमेशा किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होता है। किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ लिखा, ए लॉट ऑफ लिखा, इसके बाद में प्लूरल नाउन का यूज होगा, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ भी वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी, राइट। दूसरी ओर अगर लिखा है द नंबर ऑफ, द लॉट ऑफ, इसके बाद में अगर प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ होता है मैनी ए, अगर लिखा है लिटिल, एनी, a little, the little, one, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कुणाल वेंट टू हिज हाउस वेयर, पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन एक वचन है, तो यहाँ पे मैनी ए का यूज होगा। हमारा आंसर होगा इसमें डी इज द राइट आंसर, सॉरी ए, मैनी ए। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा ये कहता है, 39 कहता है डैश ऑफ टू गर्ल्स वाज फाइंड। तो देखो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, सिंगुलर का यूज हो रहा है। तो मैं और बताना चाहूंगा इसमें कि अगर मान लीजिए ईच का यूज हो, एवरी, ईदर,
नीदर, और इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन का। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होती है। नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर की होती है। अब यहाँ पर लिखा है अगर इनके बाद में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, इनके बाद में ऑब लिखा है और प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर की होगी। ध्यान दीजिएगा, वर्ब कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर की वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है? इस टाइप के रूल्स जो है वो याद होने बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको वर्ब दे दी आपसे और आपसे पूछा है कि बताएं यहाँ पर हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किसका यूज होगा। तो फाइन किया गया है, तो फाइन हर व्यक्ति से अलग अलग लिया जाता है, एक साथ कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज फाइंड। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन आई सॉ हर शी चेस विथ हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन शी वाज प्लेइंग चेस विथ हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है यूजुअली आई वियर ए कोट बट टुडे। हमेशा तो मैं जो है कोट पहनता हूँ, लेकिन आज मैं किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। हम लिखेंगे आई एम नॉट वेयरिंग। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है कुणाल डैश इंग्लिश एट दिस टाइम यस्टरडे। तो दिस इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वाज का यूज करेंगे। कुणाल किसी का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम वाज का यूज करेंगे। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाज रीडिंग, सी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल तरीके से और एक ही फॉर्मेट में दिए गए हैं। दे डैश क्रिकेट व्हेन आई रीच्ड देयर। तो देखिए क्रिकेट की बात की जा रही है, तो दे वर प्लेइंग, दे प्लूरल है इसीलिए वर का यूज करेंगे। 44 है आफ्टर सुमन डैश लेटर शी पोस्टेड। तो काम होने के बाद में, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज होगा आफ्टर सुमन हैड रिटन। सी इज द राइट आंसर। 45 है द मूवी बिफोर वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। जब हमने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया तो मूवी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो सी इज द राइट आंसर। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। जब हमने सिनेमा हॉल में एंट्री करी तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसमें सी आंसर होगा। 46 है ही वॉज फ्लाइंग काइट्स वाइल हिज सिस्टर। तो वो काइट फ्लाइंग कर रहा है, उसकी सिस्टर वाज वाचिंग टेलीविजन। दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों में हम किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? वाज वाचिंग का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है यू वुड पास इफ यू। कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस आइए जरा देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। चार तारीख और 5 तारीख को आप लोगों का जेएलओ का एग्जाम है, और इसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका मालूम है 4 पेपर होंगे। डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड? सभी लोगों ने? अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा,
टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आरपीएससी का पेपर है तो एग्जाम से 1 आवर पहले यानी कि 60 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आरपीएससी की एक सख्त गाइडलाइन है कि अगर पेपर 9 बजे से शुरू है तो आपको 8 बजे या 8 से पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। अगर आप 8:05 पर भी पहुंचते हो, 8:02 पर भी पहुंचते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं। यूनिफॉर्म वहां पे जो ड्रेस कोड दिया है उसका भी ध्यान दीजिएगा। जो प्रॉपर ड्रेस कोड जो है आरपीएससी ने आपको बता रखा है, गाइडलाइन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस कोड रहेगा। उसके अलावा इस बार जो है 5 ऑप्शंस आएंगे। पहले 4 ऑप्शन आया करते थे, इस बार 5 ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। 5वें ऑप्शन को का मतलब है अगर चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा तो आप 5वें ऑप्शन को फिल करेंगे। 5वां ऑप्शन काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वां ऑप्शन काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने लगातार 10 5वें ऑप्शंस को छोड़ दिया, यानी कि 10 क्वेश्चन है जिसमें आपने 5वां ऑप्शन फिल नहीं किया और आपने खाली छोड़ दिया, तो आपकी ओएमआर शीट ही चेक नहीं होगी। ये आरपीएससी की गाइडलाइन है। आरपीएससी ने बहुत नया चेंजेस किया है इस बार, और अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें बता रखा है इस बात को कि 5वां ऑप्शन जो है वो फिल करना जरूरी है। यदि चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो पहले आप क्या करते थे, खाली छोड़ के आते थे पेपर को, ओएमआर को। इस बार जो है आरपीएससी ने जो चिटिंग्स होती है या जो भी अपना सेफ्टी रूल्स को देखते हैं, उन्होंने नए नए नियम बनाए हैं। तो उन नियमों के आधार पर आरपीएससी ने ये गाइडलाइन जारी की है, जो आप इंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हैं और भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल पे या आरपीएससी की साइट पर, कि 5वां ऑप्शन आपको फिल करना कंपलसरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से 4 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2 एक दिन होगा, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 4 जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है वो होगा आपका। तो ये है हमारा एग्जाम का शेड्यूल। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए देखें कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में नंबर 1 हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसमें इफ का यूज कर सकते हैं, व्हेन का यूज कर सकते हैं, अनलेस का यूज कर सकते हैं, अनटिल, और भी कई यूज किए जा सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये समझेंगे, ये जो है वो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से एग्जाम में सेंटेंस दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से लिखेंगे। रूल थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें। हम देखो इसमें किसका यूज करेंगे। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट होगा
कॉमा का यूज होना चाहिए था उसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद में इफ, व्हेन, until, unless, और यहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरीके से ये रूल है। देखिए he will pass the exam if he works hard। हमारा सेंटेंस होगा he will pass the exam if he works hard। वो एग्जाम पास करेगा अगर वो कठिन मेहनत करेगा तो इफ के बाद में किसका यूज किया जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जा रहा है। सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर देखिए विल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वुड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ही वुड। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास द एग्जाम। इसके बाद हम लिखेंगे इफ, फिर हो जाएगा ही। अब देखिए वर्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड, और उसके बाद लिखेंगे वर्कड हार्ड। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये है कि वुड के साथ हम हैड का यूज करेंगे, हैव का, ही वुड हैव। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी पास्ट द एग्जाम। फिर इसमें इफ का यूज किया जाएगा ही, और यहाँ पर हैड आएगा, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में लिखेंगे हाँ। ये एक जो है सिंपल कंसेप्ट है जो कि आपका बनाता है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो था हमारा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है माय ब्रदर सेल्डम। तो देखो किसी भी सेंटेंस में Excuse तो me, यहाँ, sir. हाँ जी मैम। Sir, we were on question number 47. क्वेश्चन नंबर 47, ओके ये क्वेश्चन नंबर 47 था ना। यू वुड हैव पास्ड। तो देखो वुड हैव पास्ड आ गया ना, ये ना। उसके बाद देखो वर्ब कौन सी होगी, हैड का यूज करेंगे और हैड के साथ में V3 का यूज होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हैड लेबर। हम लिखेंगे बी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे इसमें हैड लेबर्ड। यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड लेबर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वुड हैव के साथ V3 है। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें हम किसका यूज करेंगे, जैसा आप समझ सकते हैं यहाँ मैंने बताया आपको वुड हैव के साथ में V3 का यूज हो रहा है। तो हैड के साथ भी किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, हैड वर्ब हो जाएगा। हैड के साथ भी क्या आ जाएगा, V3 का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है बट फॉर यू इट वुड नॉट हैव बीन। सेम कांसेप्ट है, वुड नॉट हैव के बाद में बीन का यूज। बीन यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे बीन है। तो देखिए बट फॉर यू,
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हैड हेल्प्ड होगा। तो 48 का करेक्ट आंसर आप लिख लीजिए, इज द राइट ऑप्शन। इसमें सी इज द राइट ऑप्शन। यस, 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ऐसे प्रश्न। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 49 कहता है ही बिहेव्ड एज इफ ही। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ ही एज इफ। एज इफ के बाद में हमेशा हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। ही वर ड्रंक होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 49 का डी ऑप्शन। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है एज इफ का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एज इफ के बाद में हमने लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखा है? ही। तो ही हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब के सामने किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ही वर ड्रंक होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन आई डैश देयर ही विल बी प्लेइंग कार्ड। तो जब देखिए वो कार्ड खेल रहा होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्हेन आई विल रीच देयर। तो यहाँ पर व्हेन के बाद में सिंपल फ्यूचर है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 50 में विल बी प्लेइंग लिखा हुआ है। विल बी प्लेइंग किसको बता रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर का। तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वो कार्ड खेल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हेन आई के बाद में सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51, आइए देखें 51 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ मैनर लाइक ऑलवेज का यूज हो, नेवर का यूज हो, ठीक है, सेल्डम का यूज हो, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, रैपिडली, हार्डली, रेयरली, ऑफन, तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए,
ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, रैपिडली, हार्डली, रेयरली, ऑफन। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किस तरीके से? जैसे देखिए, हमने लिखा कि ही ऑलवेज, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वर्ब गो टू टेम्पल। ही ऑलवेज गो टू टेम्पल। तो देखो ही के बाद में क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज जो है वो किसको बता रहा है? उसकी डेली हैबिट को बता रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? गो में एस या ईएस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हमारा आंसर हो जाएगा ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिखा कि शी सेल्डम बाइट एनी नॉन-वेज आइटम। वो बामुश्किल ही, वो कभी कभी ही, ना के बराबर ही किसी नॉनवेज वस्तु को, नॉनवेज आइटम को, नॉनवेज फूड को बाइट करती है, यानी कि खाती है। तो देखो शी यहाँ पे सिंगुलर है, सेल्डम लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एस या ईएस का। क्या हो जाएगा? बाइट्स। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑलवेज, सेल्डम, इनका यूज होता है, तो ये सिंगुलर होगा। तो इसमें अपना ऑप्शन है, हमने लिखा है कि माय ब्रदर सेल्डम, तो सेल्डम है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? सी ऑप्शन का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? वियर्स। माय ब्रदर सेल्डम वियर्स ए कोट इन कोल्ड डेज। सी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से 52 देखिए, ही ऑलवेज डैश हिज ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। तो ऑलवेज लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ही ऑलवेज टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। नेक्स्ट है 53, आई बिलीव ही डैश यू रिप्लाई नेक्स्ट वीक। मेरा विश्वास है, तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर की बात की जा रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही विल सेंड यू रिप्लाई। ए इज द राइट आंसर। वो जो है अगले वीक आपको क्या करेगा? रिप्लाई देगा। 53 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, करण डैश हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। बाय नेक्स्ट मंडे किसी भी टाइम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन किसका यूज करते हैं? बाई का यूज हो रहा है और ये फ्यूचर की बात बता रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड। सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। आओ 55, हिज ब्रदर डैश इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस, आई होप आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं और सही आंसर बता रहे हैं। ज्योति जी, नरेश जी, भारती जी, शीला जी, कीर्ति जी, धनंजय जी, ये रूल आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप दिस इज काफी इम्पोर्टेंट रूल हो सकता है एग्जाम के लिए। यस, चले आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोर। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात समझनी होती है, किसी भी सेंटेंस में जब सिंस और फोर का यूज होता है ना, तो सिंस और फोर, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंस और फोर का यूज कब होता है? सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
जब भी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम फोर का यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय की बात की जाएगी तो निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि सेंटेंस में बोला गया है कि फोर हाफ एन आवर टुडे, एक निश्चित समय की बात, यानी कि फोर के बाद में यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, टाइम का यूज कर रहे हैं। जब भी ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हमें कौन सा यूज करना होगा, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि इट डैश फोर आवर एंड हाफ एन आवर टुडे, तो लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग। टुडे का मतलब है प्रेजेंट, अगर टुडे नहीं हो, दैट डे लिखा हो तब पास्ट का यूज करोगे, लेकिन टुडे किसको बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है, तो प्रेजेंट के लिए अपन किसका यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। इट हमेशा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, हमारा कहता है राजीव हेल्प यू मोर देन ही यूजुअली हेल्प्स मी, कि जितनी उसने आपकी मदद की उससे ज्यादा वो अक्सर मेरी मदद करता है। तो हेल्प यू मोर देन, जो वो अक्सर करता है, इसमें डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है ही वेंट लेस्ट ही। अब दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस है ये कंजक्शन का ही एक पार्ट है। तो कंजक्शन के पार्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अपन कंजक्शन की बात करेंगे तो देखिए आइदर के साथ में जो पेयर्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ कंजक्शंस, आइदर के साथ में हमेशा और का यूज होता है, नाइदर के साथ में हमेशा नॉर का यूज होगा, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज होता है, लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज करते हैं, टू के साथ में टू का यूज करते हैं, बोथ के साथ में हमेशा हम एंड का यूज करते हैं, स्केर्सली या हार्डली, इनके साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ में हम देन का यूज करते हैं, एज के साथ एज का यूज करेंगे, सो के साथ एज का यूज करेंगे। ये जो है आपके पेयर्स जो है वो बनते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को ये समझना है कि किस तरीके से जो है पेयर्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेयर में से उठा के पूछ लिया गया है। लेस्ट के साथ दोस्तों शुड का यूज हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शुड होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है वन इवनिंग डैश बैगर केम टू माई डोर, इसमें ए बैगर आना चाहिए, सिंगुलर को बता रहे हैं। क्वेश्चन 61 है ही स्पीक्स हिज फादर, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पिताजी की तरह बोलता है, तो किसी के समान अर्थ के लिए लाइक का यूज करेंगे। 62 है ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज ही टेक्स एवरीथिंग कैजुअली, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर जो है ओके, क्वेश्चन नंबर 55 रह थोड़ा सा देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है हिज ब्रदर डैश इन हिज ऑफिस फॉर 3 है। एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 हमारा कहता है हिज ब्रदर फॉर 3 आवर्स। तो सिंस और फोर का यूज हो रहा है तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा हिज ब्रदर हैज बीन वर्किंग। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हिज ब्रदर हैज बीन वर्किंग। 56 है ही डैश विथ हर फ्रेंड जस्ट नाउ। देखिए जस्ट नाउ को बताया जा रहा है, जस्ट नाउ जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं। ही जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए ही के साथ हमेशा हैज का यूज होगा। हम लिखेंगे ही हैज गॉन। क्वेश्चन नंबर 61 में मैंने बता दिया आपको लाइक का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है अभी कंजक्शन का पेयर्स जो मैंने बताए हैं। काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट कई बार आरपीएससी अन्य एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा अवेयर होके चलना होगा, कंपटीशन एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ही स्पीक्स हिज फादर, तो अब लिखेंगे 61 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही स्पीक्स लाइक हिज फादर। क्वेश्चन 62 है ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज ही टेक्स एवरीथिंग कैजुअली। इसमें बिकॉज का यूज होगा क्योंकि वो हर चीज को कैजुअली लेती है। 63 मच हैज हैपेंड। दो दोस्तों यहाँ पर जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत अच्छा रूल है, मैं बताना चाहूंगा इसको। आइए समझते हैं जरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको रीज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि या तो हैज का यूज करेंगे या हैव का और V3 का यूज करते हैं। इसके बाद में सिंस हो या ओनली व्हेन, दो का ही यूज होगा, तीसरा नहीं आएगा। और यहाँ पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है ये क्या बनाएगा, टाइम क्लॉज बनाता है। टाइम क्लॉज का मतलब है कि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किससे होगी, टाइम से होगी। उसके बाद में हम हैज हैव का यूज करेंगे और फिर V3 का यूज होगा। ये इसका रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है मच डैश हैपेंड। तो मच हैपेंड का मतलब है बहुत सारा चीजें, बहुत सारी बातें को बताया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो समय की बात की जा रही है। तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम जो है सिंस का यूज करेंगे, हालांकि इसमें ऑप्शन में गलती से वैन भी दे दिया। सिंस और वैन दोनों ही ठीक है क्योंकि एक आना चाहिए था। तो मच हैज हैपन, सिंस यू वेंट, सिंस भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, दोनों ही आते हैं, फोर का यूज नहीं होता। इन दोनों के अलावा और किसी का यूज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसमें बी और डी दोनों ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है नीदर यू डैश योर फ्रेंड। अभी भी मैंने बताया था आपको पेयर ऑफ वर्ड याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीदर के साथ में नॉर का यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 65 नन के साथ हमेशा बट का यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बी इज द राइट आंसर। 66 नो सुनर के साथ में मैंने अभी भी बताया आपको देन का यूज होगा
THEN देन का यूज किया जाएगा, तो हम लिखेंगे बी। क्वेश्चन 67 है, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे देखो रीजन बताया जा रहा है, जब भी रीजन बताया जाएगा तो बिकॉज का यूज करेंगे, बिकॉज आई वॉज इल। किसी भी सेंटेंस में जब रीजन बताएंगे तो किसका यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। क्वेश्चन 68 है, ही शी इज ऑनेस्ट एवरीवन ट्रस्ट हर। वो ईमानदार है इसीलिए हर कोई उसका विश्वास करता है। तो यहाँ पर अपन 68 में आंसर क्या लिखेंगे, बी इज द राइट आंसर। हम लिखेंगे सो का यूज करेंगे, सो एवरीवन ट्रस्ट हर। नेक्स्ट है 69, पे अटेंशन टू योर वर्क, यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। पे अटेंशन, अपने काम पे ध्यान दीजिए, यू विल नॉट मेक मिस्टेक, जिससे कि आप क्या नहीं करें, गलतियां नहीं करें। सो दैट 69 में करेक्ट आंसर सो दैट होगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। सो दैट का यूज करेंगे ताकि आप गलती नहीं कर सके। 70 है, यू वॉन्ट पास द टेस्ट इफ यू स्टडी। तो आप सॉरी, इसमें अनलेस का यूज होगा, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते जब तक कि स्टडी नहीं करें। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अनलेस का यूज करेंगे। 71 है, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन। दो ऑप्शन है, जून और जुलाई। बी इज द राइट आंसर, आइदर और का यूज किया जाएगा। 72 है, डू यू लाइक चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम बेटर। तो दो ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है। जब भी अल्टरनेट होता है, विकल्प होता है, तो हम इसमें और का यूज करते हैं, तो आंसर हमारा होगा और। 73 कहता है, आई पेड गीता गार्डन डिजाइन वर्क इज टॉप नॉच। आई पेड गीता हुज गार्डन नॉच। बी इज द राइट आंसर, मैंने गीता को पेमेंट किया जिसका। तो यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। 74 है, he had an unpleasant experience, she was in Mexico। तो जब वो मेक्सिको में थी तो उसको एक बहुत ही खराब अनुभव हुआ, when का यूज किया जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, सेंटेंस को रीड करने पर भी हमें आंसर मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एग्जाम में कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े, उसको अच्छी तरीके से समझे, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है मालूम चल जाता है कई बार कि इस क्वेश्चन में आंसर ये होगा। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि एग्जाम में जल्दबाजी ना करें, पेपर को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से समझे। हो सकता है कि आप उसको केयरफुली पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 75 है, कीप द फूड कवर्ड डैश द फ्लाइज विल कंटामिनेट इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करो वरना ऐसा हो सकता है, तो इसमें अदरवाइज का यूज करेंगे, कीप द फूड कवर्ड, कि भोजन को कवर्ड रखो वरना फ्लाई जो है वो क्या करेंगे, इसको कंटामिनेट, खराब कर देंगे। इसमें अदरवाइज आएगा। 76 कहता है, he was not interested in music, he agreed to go to। इसमें although का यूज किया जाएगा। 76 में हमारा ए आंसर होगा, जबकि उसको म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी जो है उसने कंसर्ट जो है वो उसके लिए एग्री कर दिया। 77 है, माई नेबर मलिक इज नॉट ओनली काइंड बट आल्सो जनरस। इसमें ए आंसर होगा हमारा। 77 में हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 78, आई मस्ट गो होम नाउ इट इज गेटिंग लेट। बिकॉज आएगा। 78 में रीजन बताया जा रहा है, जब आपको रीजन बताएंगे तो बी आंसर लिखेंगे। बी इज द आंसर। नेक्स्ट है, आई मस्ट गो होम नाउ, सॉरी ये हो गया 78। 79, she will not continue her studies, she can hardly afford the heavy fees because। रीजन बताया जा रहा है, जब भी किसी सेंटेंस में रीजन बताया जाएगा तो उसमें बिकॉज का यूज करेंगे। देखिए इस टाइप से ही लगातार 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रीजन बताने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। क्वेश्चन 80 कहता है, द प्रिंटर विल वर्क वेल डैश द टेक्नीशियन कम्स टू रिपेयर इट। ओके,
इसमें देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने अभी भी आपको बताया था इसमें इफ का यूज होगा, क्योंकि इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसमें इफ का यूज करेंगे। तो 80 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, आई लव्ड लिसनिंग टू फेरी टेल्स आई वॉज इन हाई स्कूल। वेन आई वॉज इन हाई स्कूल, जब मैं हाई स्कूल में था, किसी टाइम का बताया जा रहा है। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम की बात की जाएगी तो वहां पे वेन का यूज किया जाएगा, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 82, हिज कार इज चीप डैश इकोनॉमिकल टू रन ऑन द रोड। तो एक ही चीज की दो क्वालिटी बताई जा रही है, एक साथ आएगा तो और का यूज करेंगे। हिज कार इज चीप एंड इकोनॉमिकल, हम इसमें एंड का यूज करेंगे। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, आई फेल्ड दिस टाइम आई विल ट्राई अगेन टू बी सक्सेसफुल। तो मैं इस बार तो फेल हो गया, लेकिन अगली बार जो है वो और भी अच्छे से तैयारी करूंगा। तो बट का यूज करेंगे, आई फेल दिस टाइम बट आई विल ट्राई। यानी कि जब विरोधाभास होता है, दो अलग अलग, जब यहाँ पर दो ऑपोजिट चीजों को, दो कंट्राडिक्शन होता है, तो हम बिकॉज, तो हम वहां पर हम बट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बट होगा। नेक्स्ट है सुधा, हर यंगर सिस्टर इज मेंबर ऑफ द यूथ। अब देखिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, इज का यूज हो रहा है। वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। तो देखो ध्यान में सब समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए आइदर और का यूज हो, नीदर नॉर का, नॉट ओनली बट आल्सो, और का यूज हो, हम क्या करते हैं, इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ है, ओके, आई फेल दिस टाइम, मैं इस बार तो फेल हो गया, बट ओके नाउ 84 में है, सुधा डैश हर यंगर सिस्टर इज मेंबर। तो सुधा एंड नहीं आएगा, और का यूज करेंगे, क्योंकि एंड होते ही ये प्लूरल हो जाता। तो और से पहले देखेंगे क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुधा और हर यंगर सिस्टर। 85, आई गेव हिम द लेटर टोल्ड हिम टू पोस्ट इट। आई गेव हिम द लेटर एंड, मैंने उसको लेटर दिया और उसको पोस्ट करने के लिए बोला। जब एक काम के बाद दूसरा काम होगा तो हम वहां पे एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वी वर वेटिंग फॉर देम द होल डे दे डिड नॉट रीच देयर। हमने उनका दिन भर इंतजार किया लेकिन वो वहां पर नहीं आए। बट का यूज किया जाएगा, नेगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस में। जब भी नेगेटिव सेंस होगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, डोंट पुट डैश ऑल योर एग्स। तो ऑल के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्लास में, तो यहाँ पे ऑल के बाद प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एक्स लिखा है, तो ऑल का यूज किया जाएगा। 88 है, इज देयर बुक लेफ्ट इन द कार्टून। तो यहाँ पे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पे एनी का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एनी आएगा, अफर्मेटिव में सम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इज देयर एनी बुक लेफ्ट इन द कार्टून। 89 कहता है, माई अंकल हैज गिवन मी डैश गुड गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। तो मेरे अंकल ने मुझे क्या दिए, मैनी गुड गिफ्ट दिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपहार दिए। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। 90 है, आई वॉज पब्लिक, इट वॉज पब्लिक हॉलीडे सो देयर वर डैश शॉप्स ओपन। तो वहां पर ना के बराबर दुकान, तो फ्यू शॉप आएगा। फ्यू का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं, ना के बराबर के लिए कर देंगे,
इसमें फ्यू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है हाउ बॉयज बॉट टिकट्स फॉर द शो। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कहा जा रहा है ढाइश हाउ, तो हाउ के बाद में किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए नंबर है, न्यूमेरिक है, तो जब भी नंबर है न्यूमेरिक है तो हम किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 92 है ऑन संडेज देयर इज नॉट डैश ट्रैफिक ऑन द रोड। तो ऑन संडे, और मैंने बताया था आपको अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा, हम लिखेंगे मच ट्रैफिक। क्वेश्चन 93 है ही हैज स्पिट ink on the clothes so she was not worried, he has spilt, okay। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव भाव है, लिटिल इंक ऑन द, शी वाज नॉट वरीड, चिंता की बात नहीं थी, ना के बराबर इंक जो उसने स्पिल्ट की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन लिटिल आएगा। 94 है कॉम्पिटिटर्स टेक पार्ट इन द कंपटीशन बट दे डैश विन। देखिए इसमें लिखा होगा मैनी इज द राइट आंसर, कि मैनी कॉम्पिटिटर टेक पार्ट, बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो जो है टेक पार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर ही जो है विन होते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। क्वेश्चन 95 है देयर इज नॉट फूड इन द, देखिए नेगेटिव सेंटेंस से मैंने बताया था, अब ये भी आपको कि नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो एनी का यूज होगा, और एनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट, इज नॉट नेगेटिव है, हम किसका यूज करेंगे, फूड लिखा हुआ है, फूड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, आंसर हो जाएगा देयर इज नॉट एनी फूड। 96 है पास मी लिसनिंग इन, सॉरी पास मी इंटरेस्टिंग बुक, तो पास मी एनी इंटरेस्टिंग बुक, इसमें बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कहता है द मोटरसाइकिल लॉस्ट ब्लड इन द एक्सीडेंट। तो देखो लॉस्ट मच ब्लड, ज्यादा खून बह गया, ब्लड यहाँ पर अनकाउंटेबल सिंगुलर, इसलिए मच का यूज किया जाएगा। 98 है आई हैव डैश ऑरेंजेस इन द किचन, आई हैव सम ऑरेंजेस इन द किचन, इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 99 है शी डिड नॉट ब्रिंग फूड फॉर द पिकनिक सो आई हैव हर, आई गेव हर एन एप्पल। तो नेगेटिव में एनी का यूज करेंगे, एनी आएगा। 100 कहता है द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड डैश 4 ईयर, एवरी 4 ईयर, हर एक 4 साल बाद में, जैसे ही 4 साल पूरे होते फिर तो 4 साल की अवधि को एक साथ लिया जाएगा। इसमें किसका यूज किया जाएगा, एवरी का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर जो अपन लोगों ने, आप लोगों ने सॉल्व किया, मैंने उसको उस तरह से बताया। एग्जाम के लिए इस टाइप से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आरपीएससी के। सो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी आप अपने एग्जाम में सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और ये इस तरीके से हमारी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो अभी आपको मैंने करवाए सॉल्व, इस आधार पर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं। यही पैटर्न होता है आरपीएससी का, इसी टाइप से क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं। आप लोग टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, और एग्जाम से में टाइमली पहुंचिएगा। 5वें ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Excuse me, sir. हाँ जी मैडम। Sir, last question, sir. Question 37 का आंसर क्या रहेगा वो बता दीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 37 का, एक सेकंड मैम। क्वेश्चन नंबर 37 है बाई 2020 रोबोट्स, ओके इसमें बी आंसर होगा, बी ऑप्शन विल हैव टेकन ओवर, क्योंकि बाई लिखा हुआ है ना, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन में तो क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आने वाले समय की बात की जा रही है, तो विल हैव टेकन ओवर का यूज करेंगे, है ना। बाई के बाद में किसका यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा।
राइट? थैंक यू सो मच सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, सिलेक्शन होना चाहिए भाई एग्जाम में। ओके, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।